हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, जहां पर आपको सभी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। स्पेशली आपको सी टेट की पेडागोजी मिलती है। और दोस्तों, अब हम तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो आज से हमारी सुपर टेट की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें कि आप सभी सब्जेक्ट, तकरीबन 14 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की आप पाएंगे। सभी वीडियोस आपको मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। सी टेट के साथ साथ आने वाली 5 जुलाई को सी टेट का जो एग्ज़ाम है, अभी हो सकता है कि टले भी 1-2 महीने, बट तैयारी हम करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने पर तैयारी नहीं की जाती, बल्कि पहले से ही जो तैयारी करता है वही अपना एक जगह बना पाता है। तो अभी जो शिक्षक भर्ती का आप देखे हैं कि नियुक्ति होने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। नियुक्ति होने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसके बाद आने वाला जो सीट है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। और जो हो गया उसको ना ध्यान में रखते हुए, अगर हम उसमें नहीं, 1-2 जगह अगर नहीं बना पाए अपनी सीट, तो कोई बात नहीं, आगे के लिए आगे भी एक सीट आपको के लिए ज़रूर है दोस्तों। एक आने वाली वैकेंसी है जिसके लिए हमें तैयार होना है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज हम संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। चारों ऑप्शन पे कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, और सबकी व्याख्या करते हुए मैं इस वीडियो को पूरा करूंगी। तो देखेंगे और आपकी पकड़ बनेगी दोस्तों, स्पेशली सुपर टेट के लिए। और सी टेट में भी यहाँ से जो भी कुछ क्वेश्चंस मिल पाएंगे तो आपकी मदद हो पाएगी, अगर आपने सी टेट में संस्कृत फिल किया है तो सी टेट में पेडागोजी होती है, पेडागोजी के भी वीडियोस हमारे बनेंगे, बट जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएंगे वो आप सी टेट के लिए भी कर पाएंगे। और 100% सुपर टेट के लिए 10 नंबर जो आते हैं वो आपके पूरे कवर हो पाएंगे आज की इस वीडियो से। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि और शाकटायन। तो दोस्तों बात करेंगे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक आप जानते होंगे, महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाणिनि। देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। और बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे है कात्यायन, ए ऑप्शन है। तो कात्यायन ने लिखा था वार्तिक, कात्यायन ने वार्तिक लिखा था। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। और शाकटायन ऋषि की बात करें तो ये एक ऋषि हैं, एक वैयाकरण हैं, व्याकरणाचार्य हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, कात्यायन ने वार्तिक लिखा था और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। शाकटायन एक ऋषि हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अयादि संधि का सूत्र है। तो अयादि संधि दोस्तों, आपने संधि का चैप्टर जाकर के पढ़िएगा, हिंदी में बन चुका है। और संस्कृत पे भी मैं संधि के चैप्टर को पढ़ाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, इससे भी आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। वृद्धि रेचि आदि गुण इको यड़चि एचो अयवायाव। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायाव। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों, जैसे एचो अयवायाव है, इसमें क्या बनता है, गायक, नायक, शायक, ये होता है आपका अयादि संधि में। और आदगुण को देखते हैं, तो आदगुण में क्या बनेगा, रमेशः, सूर्योदय। ए और ओ की मात्रा आती है आदगुण में, गुण संधि में। वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश की बात करें अगर ए ऑप्शन, तो वृद्धिरादेश जो है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में ए की मात्रा, ए और औ की मात्रा आती है। और इको यड़चि, ये यड़ संधि है। यड़ संधि की बात करें तो य व र ल, इक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है इको यड़चि। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एचो अयवायावः। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लें। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए यत्न की बात करें तो यत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। और फिर अभ्यंतर प्रयत्न की बात की जा रही है तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर की बात करें यहाँ पे, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, संवृत, ईषद स्पृष्ट, ईषद पहले स्पृष्ट, फिर ईषद स्पृष्ट, फिर विवृत, ईषद विवृत और संवृत। इस प्रकार ये 5 हुए। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रत्याहार से। प्रत्याहार का वीडियो देखिएगा ज़रूर। प्रत्याहार का हम आपको आई बटन पे दे देते हैं। प्रत्याहार आप पढ़ लेंगे तो प्रत्याहार बनाना सीख जाएंगे, और यहाँ पर बनाना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रत्याहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके सामने देखिए दिख रहा है। तो प्रत्याहार देखिए, जश प्रत्याहार की बात हो रही है। जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, स्वर व्यंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोज़ हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, लिंक में मिल जाएगा, आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उन वो संस्कृत की एक तरीके से बेस है, संस्कृत का बेस है, वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें आनी इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो देखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जश प्रत्याहार की बात करें तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्याहार दोस्तों बनाते समय आप जानते हैं कि जब उच्चारण करते हैं तो उसमें जितने प्रत्याहार होते हैं, माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उसके साथ साथ 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 ईद संज्ञक होते हैं। तो ईद संज्ञक को हम निकालते जाते हैं, ईद संज्ञक का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जश प्रत्याहार जब गड दश होता है, जब गड दश होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कितने लोग यही गलती करेंगे कि पहले में लिखा हुआ है जब गड दश, तो आप पहला लगा देंगे। बट यहाँ पे देखिए, जब गढ़ दश में श जो है ये आदिरंतेन संहिता सूत्र से, आदिरंतेन संहिता सूत्र से इसका लोप हो जाता है। तो आदिरंतेन संहिता सूत्र से ही प्रत्याहार बनता है। तो यहाँ पे आपका जस प्रत्याहार में, जस प्रत्याहार में आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे देखेंगे? देखिए, जब ग ड द, यहाँ पर श नहीं है, इसलिए श नहीं है, श का लोप हुआ है, इसीलिए जब ग ड दश में जब ग ड द प्रत्याहार, जश प्रत्याहार में जब ग ड द होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर कि देखिए, जब ग ड द ये सभी जो है वर्गों का तीसरा है। वो सभी जो वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो ये ज ब ग ड द ये सभी जो है अपने वर्ग के तीसरे स्थान के हैं। तो तीसरा स्थान होता है जश प्रत्याहार में। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जश प्रत्याहार में वर्गों का कौन से स्थान के वर्ण होते हैं? तो तीसरे स्थान के होते हैं। ज ब ग ड द, श जो है नहीं होगा। तो प्रत्याहार के बारे में आप जानते हैं 42 प्रत्याहार होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 ईद संज्ञा होती है, ईद संज्ञा का लोप हो जाता है तो प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार आदिरंतेन संहिता सूत्र से बनता है। आदिरंतेन संहिता सूत्र का अर्थ हुआ आदि और अंत। आदि मतलब शुरुआत का लेते हैं और अंत का लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के आदि और अंत को लेकर के हम प्रत्याहार बनाते हैं, उसी रूप को कहते हैं। आदिरंतेन संहिता सूत्र का यूज होता है प्रत्याहार बनाने में। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। देखिए, वर्णों को चुनना है तो यहाँ पे आप उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, उच्चारण स्थान की वीडियो पर जाकर देखिएगा। अगर आपकी पकड़ नहीं है, अगर आप संस्कृत में नए हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छी नॉलेज अपनी पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में करेंगे। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। अब देखिए, मूर्धा से कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंत, ये मंगलनाम नासिका, वकार से दंतोष्ठ। इस तरीके से सूत्र है। तो आपका यहाँ पे मूर्धा की बात हो रही है तो ऋतु रसाणाम मूर्धा हो जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा? यहाँ पे पहला ही हो जाएगा दोस्तों। ऋतु रसाणाम मूर्धा का अर्थ हुआ री और ट, ट में सभी आ जाएगा, ट ठ ड ढ ड़। ऋतु रसाणाम ट वर्ग के सभी आ जाएंगे, र और मूर्धन्य श ये आ जाएगा। तो ये आपका मूर्धा से उच्चारण किए जाने वाले वर्ड हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु लसानाम दंत की बात करें तो ये ल वाला हो जाएगा। और तथा दधना उपपद्मनीया नाम ओष्ठ, ये डी वाला हो जाएगा, उपपद्मनीया नाम ओष्ठ। और ये इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु में च आ जाएगा, लेकिन इसमें री भी कुछ चीज़ें इसमें दूसरे वर्गों के भी डाल दिए गए हैं, बट हम वही देखेंगे जिसमें पूरे 100% सही होंगे। तो मूर्धा में देखिए क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और ट ठ ड ढ ड़ सभी हैं और साथ में षटकोण सभी है। तो ये बिल्कुल 100% सही है। तो आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। आगे बढ़ेंगे। विद्या प्लस अर्थी में संधि है। देखिए, विद्या प्लस अर्थी में संधि है। कौन सी संधि है? संधि आपने पढ़ा है हिंदी में, तो हिंदी और संस्कृत हमने पहले ही बताया था। अगर आपने फिल किया है संस्कृत सीटेट के लिए, तो हिंदी और संस्कृत दोनों मिक्सअप करके आते हैं। संस्कृत को आप उस रूल से भी फॉलो कर सकते हैं। और सुपर टेट के लिए जैसा कि संधि पढ़ाया गया है, तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो देखिएगा, वहाँ से आपका संधि अगर नहीं आती है तो संधि आपकी बेहतर हो जाएगी। और संधि की बात करें, देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ का नाम ही है दीर्घ से, विद्या
देखिए सेंटर में आ रहा है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ होता है दीर्घ संधि, आ बड़ी ई बड़ा ऊ होता है दीर्घ संधि। तो यहाँ विद्यार्थी में जब मिलेगा आ और अ का मेल होगा तो आ होगा, तो यहाँ पे विद्यार्थी में आ होगा दीर्घ संधि हो जाएगा। बड़ी ई रहेगा, सजाती सजाती मिलते हैं एक में, बड़ी ई होगा, ई मिलके बड़ी ई तो भी दीर्घ होगा, ऊ मिलके बड़ा ऊ तो भी दीर्घ होगा। यड़ संधि में य व र ल होता है, वृद्धि संधि में अ और औ होता है, गुण संधि में ए और ओ होता है। तो इस तरीके से चारों संधियों को हम पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ संधि, विद्यालय में है दीर्घ संधि। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? देखिए अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो चक्रपाणी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणौ, चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणौ बहुब्रीहि। चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला, अपनी पाणी में अपने हाथों में चक्र को कौन धारण करता है? तो विष्णु भगवान धारण करते हैं। तो जो एक अलग अर्थ निकल कर आता है बहुब्रीहि, यहाँ पे हो जाएगा चक्रो पाणौ यस्य सह बहुब्रीहि। ये इस रूल से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, चक्रो पाणौ यस्य सह बहुब्रीहि। द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है, अव्यय भाव में अव्यय पद होता है, पहला पद अव्यय होता है। बहुब्रीहि में देखो दोनों पद जो होते हैं कोई भी पद समान नहीं होता है, एक विशेष पद का अर्थ निकलता है। द्विगु संख्यावाची हो जाएगा। द्वंद्व जो होता है इसमें और का बोध होता है, जैसे रामौ च कृष्णौ मातौ पितरौ, इस तरीके से द्वंद्व में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया चक्रपाणी में, हो गया आपका बहुब्रीहि। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आर्यन एजुकेशन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत तो कहीं जाने वाली नहीं है। संस्कृत की सारी क्लास मिलेगी आपको। हम सीटेट के लिए पेडागोजिकल क्लास भी लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ आपको ये ग्रामेटिकल क्लास मिलेगी, तो जिससे कि आपका समास, अलंकार और कुछ ग्रंथ लेखक, प्रयत्न, संधि, स्वर, ये सभी उच्चारण, स्थान, रूप वगैरह, ये जो संख्या, गिनती, जो भी कुछ आने वाला है सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट से हमारी तैयारी काफ़ी बेहतर बन जाती है। चलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ क्वेश्चन को देखने के लिए। वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? देखिए बात करें वृक्षात की, तो वृक्षात क्या है? पंचमी है। देखिए जैसे बालकात, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात। आपने देखा बालकात पंचमी है, वैसे वृक्षात पंचमी, रामात पंचमी। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष जो है अपादान, वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है। और ध्रुवम अपादाय अपादानम, ध्रुवम अपादाय अपादानम सूत्र से होता है आपका पंचमी। ध्रुवम अपादाय अपादानम से पंचमी होता है, वृक्ष में अपादान संज्ञा है। वृक्षात पत्राणि पतंति अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से आता है जहाँ पे, वहाँ तृतीया होता है। लेकिन बात यहाँ पर अलग होने की जब होती है, तो वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष पत्ते से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अलग होने के भाव में आपका ध्रुवम अपादाय अपादाने सूत्र से पंचमी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचमी, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखेंगे। जलम वयम जलम पास्यामः, वयम जलम पास्यामः का है का कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य देखना है यहाँ पे, अस्माभि जलम पास्यते, मया जलम पास्यते, मह्यम जलम पिबति, अहम जलम पिबामि। तो दोस्तों बता दें आपको कि पास्यामः जो है वो लिट लकार है, भविष्यत काल है। तो पास्यामः का जो है देखिए बनेगा अस्माभि जलम पास्यते, क्योंकि कर्मवाच्य जब बनाते हैं तो वो तृतीया में बदल जाता है। जलम तो आपका प्रथमा में ही रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अस्माभि जलम पास्यते, क्योंकि पास्यते जब बनता है ना तो ये जो है कर्मवाच्य बनाते समय ये तृतीया में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अस्माभि जलम पास्यते। ठीक है, 10वां क्वेश्चन चलते हैं। पीतः में प्रकृति प्रत्यय होगा, पीतः में प्रकृति प्रत्यय होगा। प्रत्यय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पीतः, पीतः ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होगा है कि पी चुका है, पीतः अर्थात पी चुका है। तो देखिए पीतः का धातु कौन सा होगा? पा धातु होगा। पा धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है, पा धातु में कत प्रत्यय से बना है आपका पीतः। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पा धातु में कत प्रत्यय। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो दृश्य धातु का जो होता है दोस्तों पश्य होता है, रूप बनता है। तो यहाँ क्या होगा? विधिलिंग लकार की बात हो रही, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा आपका पश्येत, पश्य पश्यताम पश्येत। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन पश्येत। आगे बढ़ेंगे, और ये तो दोस्तों रूप याद करने के ऊपर भी है, आपको रूप भी हम एक वीडियो में याद कराएंगे, काफ़ी अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। बस
बने रहिए हमारे साथ। नद्य पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो नद्य जो है देखिए वो प्रथमा बहुवचन का रूप है। नद्य पद नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नद्य प्रथमा बहुवचन का रूप है। 19 को संस्कृत में कहेंगे, 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नवदश, ऊनविंशति, एकोनविंशति, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं अगर अच्छे से, तो कितने दोस्त यहीं पे गलती करके आ जाते हैं। 19 देखा, 9-10 बस लगा दिए टिक कि हाँ 9-10 बिल्कुल सही मिल गए हमको, और आगे बढ़ जाते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बी केयरफुल, आपको याद चारों ऑप्शन को देखना ही देखना है। नवदश, ऊनविंशति, एकोनविंशति, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें, और आपको मैंने संख्या में पढ़ाया है, संख्या का वीडियो जाकर के देखिएगा अभी। तो नवदश देखिए, जो नवदश होता है ये भी 19 होता है। ऊनविंशति 20 और ऊनविंशति ये भी आपका हो जाता है 19। एकोनविंशति 20 से एक कम, एक भी हो जाता है आपका 19, अर्थात ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, अर्थात ये तीनों 19 के ये तीनों बन जाते हैं। तो आप तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को, तब आप सही करेंगे, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बहुत। आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? क्या बात हम यहाँ कर रहे हैं, कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी क्वेश्चन के फॉर्म को देखिए नेगेटिव, तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए या इसको सर्कल कर लीजिए, जिससे ये ध्यान में बना रहे कि नहीं है, देखना है हमको। तो अब हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? देखिए दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं। तो 22 उपसर्गों में प्र, परा, प्रति, सम, उप, वि, सम, सु, इस तरीके से होते हैं ना सब, अवि, अव, अप। तो 22 उपसर्ग जो होते हैं उसमें आपको यहाँ देखना है कि कौन सा नहीं है। तो प्र उपसर्ग है, बिल्कुल है प्र उपसर्ग, और परा भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग, अम उपसर्ग नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम उपसर्ग नहीं है। तो आपको ये भी बता दें कि अम है क्या? तो दोस्तों अम जो है प्रत्याहार है, अम जो है प्रत्याहार है। और ये सभी प्र, परा, प्रति, प्र, परा, सम ये सब उपसर्ग हैं। तो 22 उपसर्ग होते हैं। अगर पूछा जाए उपसर्गों की संख्या तो 22 उपसर्ग होते हैं, और प्र, परा, सम ये सभी उपसर्ग हैं। अम जो है प्रत्याहार है, ना कि उपसर्ग है। तो आपका पूछा नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा अम। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध युग्म चुनना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है ऑप्शन, पहला रुग्ण का रोगी, दूसरा शोक आनंद, महायोगी, महाभोगी, मनिलम और पवित्रम। तो दोस्तों आपको अशुद्ध युग्म चुनना है। देखिए कौन कौन सा शुद्ध है। देखिए विलोम शब्द की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द बात हो रही है। तो हम देखते हैं मलिन मतलब गंदा है, तो पवित्रम इसका ये बिल्कुल सही है क्योंकि विलोम है। महायोगी का महाभोगी बिल्कुल सही है क्योंकि विलोम है। शोक का आनंद बिल्कुल सही है, शोक का आनंद विलोम होता है। रुग्ण का दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। तो रुग्ण का स्वस्थ निरोग हो सकता है। तो हमें पूछा क्या गया? अशुद्ध युग्म, अशुद्ध पूछा गया है। तो ये सभी तो शुद्ध है ना, ये सभी शुद्ध विलोम है। ये रोगी जो हो गया, रुग्ण का रोगी, एक तरीके से विपरीतार्थक दे दिया है। तो आपको विलोम चुनना है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध युग्म यही है पहला। आप आगे बढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? देखिए बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों 7 अंक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है, कालिदास रचित एक नाटक है, जिसमें नायक दुष्यंत हैं और शकुंतला नायिका हैं। दोस्तों कितना मतलब बहुत ही लोकप्रिय नाटक है, देख आपने पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास रचित नाटक है, दुष्यंत नायक हैं और शकुंतला नायिका हैं। तो इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर ये जो 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है? ये मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंक हैं। मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंक हैं। और ये 6 अंक जो है ये स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। और 9 जो है, ये 9 अंक जो है सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 7 जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में हो जाएंगे, 7 अभिज्ञान शाकुंतलम में है, 5 जो है मालविकाग्नि मित्रम, 5 अंक मालविकाग्नि मित्रम, 6 अंक है आपका स्वप्न वासवदत्तम, और 9 अंक है आपका सारिपुत्र प्रकरण। इस प्रकार क्वेश्चन कहीं से भी बने, चारों क्वेश्चन पर व्याख्या करना हमारा बनता है, क्योंकि चारों क्वेश्चन से हमें बन सकता है ना। आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो जानते रहिएगा। तो आई होप आपको दोस्तों अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़
लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर ही नहीं बताते हैं बल्कि चारों क्वेश्चन का हम बताते हैं, आपको उस पर व्याख्या करते हैं, जिससे कि आपकी पकड़ मजबूत रहे, कि आपको लगे कि हाँ आप जहाँ आए हैं बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम 30 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, पूरी करेंगे। 17वां क्वेश्चन आपको आगे दिख रहा होगा। वाक्य रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? वाक्य रसात्मकम काव्यम जो है विश्वनाथ का है। वाक्य रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत में कितने लिंग हैं? संस्कृत में लिंग की बात बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो देखिएगा यहाँ पे संस्कृत में कितने लिंग है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं, 3 वचन भी होता है। संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष, 3 लिंग और 7 विभक्तियाँ। 7 विभक्तियाँ होती हैं और 6 कारक होते हैं। कारकों की संख्या पूछे तो 6 कारक, विभक्ति की संख्या 7 विभक्तियाँ, पुरुष 3 और वचन 3 वचन और लिंग 3 लिंग। 2 जो ये लिखा हुआ है 2, तो ये 2 यत्न होते हैं। यत्न बाह्य और अभ्यंतर, ये 2 प्रयत्न होते हैं ना, बाह्य और अभ्यंतर। 5 क्या है? ये अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। 4 जो है कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इस तरीके से आपका देखिए ये सब हुआ। आगे बढ़ेंगे। सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम किम ग्रंथ, किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो यहाँ पे आपका 3 राइट आंसर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, किस ग्रंथ की सूक्ति है? सत्संगति। तो दोस्तों ये जो है नीति शतक की सूक्ति है। तो सूक्ति आपको पढ़ना होगा दोस्तों। चलिए किसी वीडियो में हम सूक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूक्ति होंगे, कम से कम 20-25 सूक्ति हम आपको याद करा देंगे, रटा देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में बनने वाली सूक्तियाँ हैं। तो नीति शतक, सुभाषित, रत्नावली, कादम्बरी, पंचतंत्र, इन सभी से आते हैं कुछ ना कुछ कथन। अब कथन तो इसमें छोटे से में डाला नहीं जा सकता। तो आपका ये जो हो गया सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, ये नीति शतक का सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद क्या होगा? क्या सभी को पढ़ना अच्छा लगता है? दोस्तों पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी पढ़िए, क्योंकि अगर आपको एक सीट लेनी है, आपकी आगे अब एक जगह बनानी है, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? खाना पीना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, खेलना घूमना अच्छा लगता है, बट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने में क्या होगा? मह्यम पठनम रोचते। देखिए पढ़ना अच्छा लगता है का हो जाएगा मह्यम पठतम रोचते। अब किस प्रकार होगा? देखिए रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच्यर्थानां प्रियमाणः का संप्रदान संज्ञा होता है और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी होती है। तो मह्यम चतुर्थी हो जाएगा, मह्यम में चतुर्थी हो जाएगा। यहाँ पे आपका मह्यम जो है चतुर्थी है। तो यहीं पे आपका देखिए रोचते लिखा हुआ है, तो रोचते में संप्रदान संज्ञा होती है। किस सूत्र से? रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्र से रोचते में संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी लगती है। तो चतुर्थी क्या है? यहाँ मह्यम चतुर्थी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, मह्यम पठनम रोचते। ध्यान दीजिएगा, रुच्यर्थानम प्रमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी होती है। तो चतुर्थी यहाँ पे है मह्यम, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? 21वां क्वेश्चन आपका। 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, बने रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने बिल्कुल भी स्किप किया तो समझिए आपके एक क्वेश्चन गए। चारों ऑप्शन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है दोस्तों? तो गीता की बात कर रहे हैं, तो गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। कहाँ है भीष्म पर्व? आपका सी ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ पे भीष्म पर्व से लिया गया है गीता। और यहाँ पे देखिए सभा पर्व, उद्योग पर्व, आदि पर्व भी दिया गया है। तो सभा पर्व जो है आपका शिशुपाल वध आपका सभा पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व की बात करें तो उद्योग पर्व विदुर नीति से लिया गया है। आदि पर्व की बात करें तो आदि पर्व आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। नोट कीजिएगा दोस्तों, जब हमारी क्लास चलती है तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। जितना कुछ हमसे हो सकता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। रिवाइज यही तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आ भी सकता है, बट अगर आपकी नॉलेज बनी रहेगी तो आप काफ़ी बेहतर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और चलिए नोट कीजिए। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से है। सभा पर्व की बात करें तो सभा पर्व शिशुपाल वध से है। उद्योग पर्व जो है विदुर नीति है। और आदि पर्व की बात है तो अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है संधि पद में लिंग है। संधि में कौन सी लिंग है? देखिए संधि पद में
लिंग की बात करें तो देखिए संधि जो है ना, ये की प्रत्यांत है। संधि में की प्रत्यय लगा हुआ है, तो की प्रत्यांत जो सभी पद होते हैं पुलिंग होते हैं। की प्रत्यांत संधि में सम प्लस दी होता है ना, तो संधि में की प्रत्यय है। ई प्रत्यांत जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी पुलिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा पुलिंग, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ये पुलिंग। आगे बढ़ेंगे, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय, दोस्तों निष्ठा संज्ञक प्रत्यय की बात करें तो रट लीजिए आप, कत कतवतु निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? कत कतवतु निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा, मैंने तो रट लिया है, आप भी रट लीजिए। कत कतवतु निष्ठा होता है। और ये देखिए रुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय जो है, ये तव्यत और अनियर, ये सभी जो है जुड़े हुआ प्रत्यय हैं। और तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कत कतवतु निष्ठा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे हम 24। अब इसी के साथ 5 क्वेश्चन और है, बने रहिए हमारे साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव है, तो रसों से देखिए क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाता है। करुण रस का, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। हास का क्या होता है? हंसी होता है। उत्साह का क्या होगा? उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह। रौद्र जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव होता है। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी और संस्कृत 50% मैच करती है। तो आगे बढ़ेंगे, आपने देखा चारों ऑप्शन का। और अगला क्वेश्चन है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? तो अव्ययी भाव समास मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद कर लीजिए, नित्य नपुंसक लिंग अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग। जो अव्ययी भाव समास होता है वो नित्य मतलब सदैव ही। अव्ययी भाव समास, अव्यय जो होते हैं वो सदैव ही नपुंसक लिंग में होते हैं। तो ये भी बिल्कुल समझने की नहीं बल्कि दोस्तों याद करने की बात है। रट लीजिए, नित्य नपुंसक लिंग अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास सदैव ही नपुंसक लिंग में होता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। भाषा कौशल के प्रकार हैं, तो भाषा कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भाषा कौशल के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, शुभोपली आप जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसको हम क्या कहेंगे? सुनना। श्रवण कौशल, बोलना, वाचन कौशल, पढ़ना, पठन कौशल, और लिखना, लेखन कौशल। तो ये 4 कौशल हो जाते हैं आपके भाषा कौशल के प्रकार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? नाटक को किसके अंतर्गत, अब देखिए यहाँ पे आपको समझने की बात है, यहाँ पे संस्कृत जैसी कुछ बात नहीं है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये सीटेट के लिए है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया? श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों बताइए, नाटक क्या है? नाटक को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो श्रव्य दृश्य साधन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बिल्कुल टाइम न लेते हुए फैक्ट आंसर, श्रव्य दृश्य साधन। नाटक को सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है। देखिए, शब्दावली की बात करें, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप जो प्रस्तुत किया है, ये भंडारकर विधि में किया गया है। तो भंडारकर महोदय ने किया था, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद करने की कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए। इवान पावलो, ये तो आपको बिल्कुल आता होगा क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन है। इवान पावलो ने रिसर्च किया था, क्या बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, छिपकली पर किया था, या उपयुक्त सभी पर किया था? तो दोस्तों इवान पावलो ने जो किया था वो कुत्ते पर किया था, न कि सभी पर। बिल्ली की बात करें तो थार्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था, छिपकली पर किसी ने नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुत्ते पर किया था पावलो ने और बिल्ली पर किया था थार्नडाइक ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, या शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य, व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य होता है, यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका नेगेटिव वे में नहीं जा रहा है, सभी जो है आपका उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों की तर्क शक्ति और रचना वृत्ति का भी विकास बिल्कुल कराना चाहिए, एंड शुद्ध वाक्य रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही व्याकरण के लिए। तो शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान, तर्क शक्ति, रचनात्मकता का विकास और शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ 30 क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इन 30 क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी देखी, जिससे कि आपके 30 के अगर आप नंबरिंग कीजिए तो आपके
काफ़ी क्वेश्चन 4 ऑप्शन रखिए तो आपका देखिए 100 क्वेश्चन से ऊपर ही तैयार हो गए। तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी लेके आएँगे, जिसमें कि आप इन प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। अगर अभी तक ने आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ज़रूर से। बेल आइकन प्रेस करने से होता क्या है कि नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मिलते जाते हैं। जब भी हम अपनी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख पाओगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। तो सीटेट प्लस सुपर टेट इनको हम करके सम अप करके हम मर्ज करके एक साथ हम अपने वीडियोस बना रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।